जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पुनः मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश या भूभौतिक प्रदेश वस्तुनिष्ठ प्रश्न पार्ट 3 लेकर आए हैं। देखिएगा, पार्ट फर्स्ट और सेकंड की वीडियोज बन चुकी हैं, उनकी वीडियो डाली जा चुकी है यूट्यूब में। आप देखिएगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस पटवारी, वन रक्षक और जेल प्रहरी, महिला पर्यवेक्षक आदि पोस्ट आने वाली हैं। उनको दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो परीक्षा उपयोगी हैं, और एक एक करके हम जो है तो वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले दोस्तों, आज उन प्रश्नों को उत्तर देने जा रहे हैं जो कल की क्लास में पूछे गए थे। क्योंकि अक्सर हम आपको लास्ट में 2 ऐसे प्रश्न देते हैं जिनके आंसर आपको बताना होता है, तो उन प्रश्नों के उत्तर आज देखेंगे। फिर उसके पश्चात जो है तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों शुरू देखिएगा, जो पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अमरकंटक, पचमढ़ी, बालाघाट, भेड़ाघाट। तो बताइएगा, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी। चेरापूंजी दोस्तों भारत के मेघालय में एक प्लेस है जो कि सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है तो चेरापूंजी या मौसिनराम में होती है। तो बताइएगा कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा प्लेस है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश का पचमढ़ी जो है सर्वाधिक वर्षा वाला प्लेस है। यहाँ 199 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। दोस्तों, यहाँ सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है जिस पर महादेव पर्वतमाला है, और महादेव पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। याद रखेंगे है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा प्लेस होने के कारण, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन होने के कारण यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। तो दोस्तों, इस कारण से सर्वाधिक वर्षा होने की वजह से मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। किसे? पचमढ़ी को। याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों से क्वेश्चन तो जल्दी ही बन जाएगा। भोपाल, उज्जैन, रतलाम, ये सभी इन जिलों में से बताना है कि किन जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि लाइन ऑफ कैंसर, लेटीट्यूड लाइन कैंसर जो है तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो बताइएगा 14 जिलों में भोपाल, उज्जैन और रतलाम या कि सभी कौन से ऑप्शन है, इसे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर देते रहेंगे। तो जैसा कि आपने आंसर दिया भी है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, उनके अभी हम नाम अनाउंस करने जा रहे हैं, बताएंगे भी। देखिएगा, इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है। क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है। भोपाल से भी कर्क रेखा गुजरती है, उज्जैन से भी, रतलाम से भी। अतः कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की उपर्युक्त इन जो जिले दिए गए हैं सभी से, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो दोस्तों देखते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर कितने लोगों ने दिया था। आगे हम उन लोगों के नाम बताने जा रहे हैं जिन लोगों ने पिछली क्लास में आंसर किया है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दिया है। अंकित, पिंकी, ज्योति, प्रभा, शिव प्रसाद और राजा इंडियन, प्रमोद, कल्पना, शालिनी, अंजू आदि बच्चों ने सही आंसर बताया है। बच्चों, आप ऐसा ही मेहनत करते रहें और साथ में मेहनत करेंगे, आंसर बताते रहना है, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको सही समय में सफलता मिले। तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखेंगे यहाँ मैप, ये संभाग वाई है। मध्य प्रदेश के पूरे 10 डिवीज़न यहाँ बताए गए हैं। कौन कौन से डिवीज़न है यहाँ आप देख सकते हैं, कलरफुल हैं। तो ये आगे आपको कहीं ना कहीं मैप पे जो है तो सुविधा मिलेगी पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश है? मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा। तो बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? तो अभी हमने चर्चा ही किया था, बताया ऊपर, जैसा कि देखेंगे मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कर्क रेखा है। लेटीट्यूड कैंसर ऑफ लेटीट्यूड। ठीक है। देखेंगे कर्क रेखा।
तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। इसके लिए बाकायदे मैंने थ्योरी क्लास में एक ट्रिक बताया था, रउआ राशि भवरा सा दम जब कटनी उमरा सा। ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से मध्य प्रदेश के जो 14 जिले कर्क रेखा के अंतर्गत आते हैं सभी के सभी आ जाएंगे। तो आप ट्राई कर लेना, लिख के देख लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला दूसरा प्रश्न है, रीवा पन्ना पठार को डैश डैश के नाम से जाना जाता है? बिंद का पठार, भांडेर पठार, सतपुड़ा पठार, मालवा पठार। बच्चों आप भी आंसर देते रहना है, प्रश्न नंबर और उसका आंसर देंगे, साथ में लिखेंगे प्रश्न का नंबर और उसका आंसर। ठीक है, तो प्रश्न सेकंड का सही आंसर क्या होगा? रीवा पन्ना पठार को बिंद कगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था, क्योंकि यहाँ से विंध्याचल पर्वतमाला गुजरती है। विंध्याचल पर्वतमाला की महत्वपूर्ण दो श्रेणियाँ, भांडेर और कैमूर श्रेणी यहीं पास है रीवा पन्ना के पठार में। अतः रीवा पन्ना पठार को विंध्य पठार के नाम से भी जाना जाता है या विंध्य कगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, देखिएगा यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, बुरहानपुर, सागर, छतरपुर, दमोह। तो आपको पता है कि बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। यहाँ आसीरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, यहीं आसीरगढ़ का किला है जिसे आसा नामक आहिर राजा ने बनवाया था। दोस्तों जब उत्तर भारत से कोई शासक दक्षिण भारत की ओर आक्रमण करता था या उसको विजय अभियान चलाता था तो आसीरगढ़ के किलों को जीतकर ही जाना पड़ता था। यही कारण है कि इस किला को दक्षिण का प्रवेश द्वार या इस जिला को बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है या दक्षिण की मतलब चाबी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बुरहानपुर। फिर देखेंगे चौथा प्रश्न है बच्चों, देखिएगा आप भी आंसर करते रहना। चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सोन नदी मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत आती है? नर्मदा सोन घाटी, पूर्वी पठार, फिर इसके बाद मालवा का पठार और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो बताइएगा नर्मदा सोन घाटी, जैसा कि हमने अभी प्राकृतिक प्रदेश ही बताया है, तो कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है मैंने बताया है। उनकी दिशाएं भी बताया कि किस दिशा की ओर जाती हैं, बहती हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं कि उत्तर की ओर बहती हैं, कई ऐसी नदियां हैं कि जो उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, कुछ नदियां हैं कि दक्षिण की ओर बहती हैं, कुछ नदियां तो पश्चिम की ओर भी बहती हैं। तो बताइएगा सोन नदी जो है, देखिएगा सोन नदी के उद्गम के बारे में मैंने बताया था कि अनूपपुर जिला स्थित पुष्पराजगढ़ तहसील में अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा, सोन और जोहिला इन 3 नदियों का उद्गम हुआ था। तो सोन नदी का उद्गम जो है तो ये अनूपपुर जिला किस पठार में आता है? पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। दोस्तों याद रखेंगे, रीवा पन्ना पठार के पश्चात पूरब की ओर आता है दूसरा है पूर्वी पठार, जिसे बघेल खंड का पठार भी कहते हैं। तो बघेल खंड पठार से सोन नदी गुजरती है और रीवा पन्ना पठार होते हुए ये यूपी और बिहार, देखेंगे बिहार में पहुंच जाती है और पटना, राजधानी पटना में स्थित दानापुर नामक जगह पर, बिहार की राजधानी पटना में दानापुर नामक जगह पर गंगा नदी से मिल जाती है। तो कहने का मतलब है कि सोन नदी मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत आती है? पूर्वी पठार के अंतर्गत आती है। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्वी पठार। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं बच्चों। ये 5वां प्रश्न है, आप भी आंसर देते रहना कमेंट बॉक्स में। 5वां प्रश्न है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है? महत्वपूर्ण है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है? जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा और लेटेराइट मृदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। देखिएगा दोस्तों, काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। यहाँ नमी से आशय यह है कि जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। यही कारण है कि जब जुताई के दौरान काली मिट्टी बहुत गहराई तक नहीं सूखी रहती, मतलब उसमें नमी, जैसे जुताई करते हैं तो उसके नीचे जो है तो कुछ मतलब 2-4 सेंटीमीटर में देखेंगे कि आपको नमी मिलेगी, गीलापन। तो काली मिट्टी में सर्वाधिक नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ कपास की खेती अच्छी होती है, सोयाबीन की अच्छी कृषि होती है, मूंगफली की अच्छी कृषि होती है और गेहूं का भी अच्छा उत्पादन होता है। तो उपजाऊ मिट्टी भी है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, चंदेरी किस बात के लिए प्रसिद्ध है?
यहाँ देखेंगे चंदेरी किस बात के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपके पास मंदिर मूर्तियों के लिए, शिल्पकला के लिए, अखबारी कागज़ के लिए, किला एवं साड़ियों के लिए। तो इसका सही आंसर आप लोग बताना बच्चों कि चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है। देखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, चंदेरी किला एवं साड़ियों की बनावट के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी का किला बहुत प्रसिद्ध है। मेदिनी राय, राजपूत शासक मेदिनी राय की कहानी आपने सुना होगा कि चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। कब होता है दोस्तों? 28 में, याद रखेंगे 1528 में 26, 27 और 28, 29 को लगातार, मतलब 1526, 1527, 1528 और 1529 लगातार बाबर युद्ध करता है भारत में। इस बाबर के द्वारा किए गए युद्ध का एक ट्रिक मैंने बनाया दोस्तों, सुनिएगा। पानी खाना चंदेरी के घाघरे, चूँकि चंदेरी में साड़ियाँ बनती है तो घाघरे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रिक बना कि पानीपत का युद्ध है, फिर उसके बाद खानवा का युद्ध है, फिर चंदेरी का युद्ध है और फिर घाघरा का युद्ध है। तो इस प्रकार से देखेंगे किला एवं साड़ियों के लिए जो है तो चंदेरी जाना जाता है। चंदेरी अशोकनगर जिला के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। अशोकनगर जिला किस संभाग में आता है दोस्तों? याद रखेंगे ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है और ये जो है तो बुंदेलखंड का एक जिला कहलाता है। ठीक है, तो देखेंगे चंदेरी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? किला एवं साड़ियों के लिए। ऑप्शन ए इसमें दिया गया था मंदिर मूर्तियों के लिए, तो मंदिर मूर्तियों के लिए उज्जैन जाना जाता है। शिल्पकला के लिए खजुराहो जाना जाता है। अखबारी कागज़ के लिए 2 प्लेस जाने जाते हैं, एक है नेपनगर जो कि बुरहानपुर जिले में आता है, दूसरा है शहडोल का अमलाई जहां ओरिएंटल पेपर मिल है। तो इस प्रकार से दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर आप देखते रहेंगे, बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। 7वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? महत्वपूर्ण है, यहाँ एक स्थान को नहीं पूछ रहा बल्कि एक क्षेत्र को पूछ रहा है, याद रखेंगे। एग्जैक्ट कोई प्लेस नहीं पूछ रहा बल्कि क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिएगा इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए है बघेलखंड का पठार। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, बघेलखंड का जो पठार और रीवा पन्ना का पठार है, इन पठारों में दक्षिण पश्चिम मानसून और दक्षिण पूर्वी दोनों ही मानसूनों से वर्षा मिलती है। अतः कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ मिलती है? बघेलखंड के पठार में या मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से है यहाँ अरब सागर से उठने वाले मानसून से है और दक्षिण पूर्वी से है बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र जो है तो दोनों तरफ से वर्षा प्राप्त करता है। देखेंगे थोड़ा यहाँ मैप के माध्यम से, देखेंगे इस तरफ से दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है, ऐसे देखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ देखेंगे, और फिर देखेंगे दक्षिण पूर्वी जो मानसून है किधर की ओर जाता है। थोड़ा यहाँ मैप के माध्यम से देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे आता है और दक्षिण पूर्वी मानसून ऐसे जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखेंगे तो मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है पूर्वी पठार है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। दोनों ही एरियाओं से, क्षेत्रों से, दोनों ही मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर होगा पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ठीक है, इसका सही आंसर है 7वें प्रश्न का बघेलखंड का पठार अधिक वर्षा वाला प्लेस है। ठीक है, लेकिन यदि ऐसा पूछा जाता कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो पचमढ़ी में होती है। और पचमढ़ी किस में आता है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में। क्यों? क्योंकि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में स्थित है महादेव पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और सबसे ऊंची चोटी होने की वजह से यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती रहती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं। यहाँ प्राकृतिक प्रदेश है, मैप है, मैप को भी देखेंगे। मैप के माध्यम से सारे प्राकृतिक प्रदेश यहाँ लिखे हुए हैं। मध्य भारत का पठार है, इधर देखेंगे ये मालवा का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, बघेलखंड का पठार है, ये नर्मदा सोन घाटी हो गया, और ये जो है तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी हो गया। तो मैप के माध्यम से भी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 8वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, ए एवं बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने बताया ही कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है दोनों ही क्षेत्रों से वर्षा प्राप्त करता है। हालांकि सर्वाधिक वर्षा देखेंगे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लेकिन
लेकिन दक्षिण पूर्वी मानसून से भी वर्षा प्राप्त होती है, बंगाल की खाड़ी से भी उठने वाले मानसून से भी वर्षा प्राप्त होती है। अतः इसका सही आंसर होगा ए एवं बी दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न है, कौन सा जिलों का सही मेल नहीं है। यहाँ कुछ जो बातें दी गई हैं जो जिले से संबंधित है और उनका सही मेल बताया गया है। देखेंगे कौन सा जिलों का सही मेल है। भिंड मुरैना सरसों उत्पादक जिला, तो ये सही मेल है, मतलब ये सही है। नीमच मंदसौर अफीम उत्पादक जिले, ये भी सही हैं। चंदेरी महेश्वर और चंदेरी साड़ियों की बनावट के लिए, ये भी सही हैं। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब तीनों ऑप्शन सही हैं तो एक ही ऑप्शन मेल ना होता होगा, वो ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। देख सकते हैं नेपानगर अमलाई बैंक नोट प्रेस के लिए नहीं, नेपानगर और अमलाई दोनों ही अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ अखबारी कागज का कारखाना है। बैंक नोट प्रेस जो है तो देवास जिला में है। कहाँ, देवास जिला में बैंक नोट का प्रेस का कारखाना है, ये कह सकते हैं प्रेस है। तो इस प्रकार से बैंक नोट प्रेस देवास हो गया। नेपानगर अमलाई जो है तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अतः इसका सही आंसर डी होगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, पत्थर पर तराशी गई नगरी किसे कहा जाता है। उज्जैन, मांडू, खजुराहो, ग्वालियर। पत्थर पर तराशी नगरी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पेपर में आ चुका है, पूछा जा चुका है। बताइएगा कि पत्थर में तराशी गई नगरी किसे कहते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहना। देखिएगा ऑप्शन है उज्जैन, मांडू, खजुराहो, ग्वालियर। तो पत्थर में तराशी गई नगरी जो है तो खजुराहो है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है इसका आंसर खजुराहो। चूँकि यह इसे शिल्प कला का तीर्थ स्थल कहते हैं। शिल्प मतलब पत्थर में कलाकारी की गई है। बहुत सारी भोग विलास और काम क्रीड़ा के चित्र बने हुए हैं मंदिरों में। तो खजुराहो की मंदिरों को चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था, जो नागर शैली में निर्मित मंदिरें हैं। प्रारंभ में 85 मंदिरें थे, लेकिन अब कुछ मंदिरें नष्ट हो चुकी हैं, उनका क्षरण हो चुका है। इस समय वर्तमान में 22 मंदिरें शेष हैं। तो दोस्तों खजुराहो को शिल्प कला का तीर्थ स्थल या पत्थर पर तराशी गई नगरी कहा जाता है। इसका सही आंसर ये होगा। पर जो उज्जैन है, उज्जैन को मंदिर मूर्तियों का नगर कहा जाता है या महाकाल की नगरी कहा जाता है। मांडू को खूबसूरत महलों का नगर या सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। और ग्वालियर किला और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किला और मंदिरों के लिए ग्वालियर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है। देखिएगा, शहर एवं उसके उपनाम गलत मेल बताइए। जहाँ दोस्तों शहर और उसके उपनाम बताए गए हैं और यहाँ गलत मेल छांटना है कि किसका मेल सही नहीं है। तो खजुराहो मंदिर मूर्तियों का शहर, तो दोस्तों यही सही मेल नहीं है, गलत है। क्योंकि खजुराहो को पत्थर पर तराशी गई नगरी या शिल्पकला का तीर्थ स्थल कहा जाता है। मंदिर मूर्तियों का शहर तो उज्जैन को कहा जाता है, अतः यही मेल सही नहीं है। फिर देखेंगे मांडू को आनंद नगरी कहा जाता है, ये सही है। बुरहानपुर गजेड़िया को स्वर्ग, ये भी सही है। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। 5 झीलें हैं, आपको पता है भोपाल में, अतः 5 पहाड़ियों में बसा हुआ नगर जो है तो भोपाल है। और 5 पहाड़ियों में बसा हुआ नगर के नाम से भी जाना जाता है और झीलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो सही मेल नहीं है खजुराहो और मंदिर मूर्तियों का शहर, पहला ऑप्शन ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न का उत्तर देना दोस्तों आप। मध्य प्रदेश के स्थल प्रसिद्ध के कारण गलत मेल बताएं। यहाँ ये बताना है कि मध्य प्रदेश के स्थल हैं, जो स्थल किस कारण प्रसिद्ध हैं, स्थलों के प्रसिद्ध के कारण। तो 3 सही मेल होंगे, गलत मेल बताना है कि कौन सा गलत मेल है। धार, बाघ की गुफाएं, ये सही मेल है। दोस्तों मध्य प्रदेश के धार जिला में ही बाघ की गुफाएं हैं, बाघनी नदी के किनारे यहाँ बाघ की गुफाएं हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। यहीं जो है तो धार जिला में जो है तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रखेंगे धार में ही। तो बाघनी नदी पर बाघ की गुफाएं हैं जो गुप्त काल से संबंधित हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। इन गुफाओं की तुलना अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी की जाती है। फिर आगे देखेंगे, बी ऑप्शन है देवास कागज मिल। यही दोस्तों मेल सही नहीं है, क्योंकि देवास किसके लिए प्रसिद्ध है, देवास बैंक नोट प्रेस के लिए प्रसिद्ध है। कागज मिल के लिए तो कौन सा प्रसिद्ध है, नेपानगर प्रसिद्ध है और अमलाई प्रसिद्ध है, ठीक है। तो देवास कागज मिल के लिए नहीं बल्कि
बैंक नोट प्रेस के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे तीसरा है सांची बौद्ध स्तूप के लिए, ये सही मेल है। इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इटारसी दोस्तों होशंगाबाद जिला के अंतर्गत आता है, अतः ये तीनों मेल सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, आगे 13वां क्वेश्चन, मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था? दसपुर, दिलीप नगर, अनूप, टुंडीकर। दोस्तों इसका सही आंसर आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर था। ऑप्शन ए सही है। देखिएगा ये जनपद कालीन शहर हैं, प्लेस हैं। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर था, फिर दतिया का दिलीप नगर नाम था। इसी प्रकार देखेंगे अगला है, ये प्राचीन नाम बताए गए हैं। अनूप, ये निमाड़ का प्राचीन नाम था। दोस्तों ये निमाड़ क्या है? निमाड़ पुराना खंडवा का नाम है। फिर देखेंगे निमाड़ अंचल को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ में, जिसे पूर्वी निमाड़ मतलब खंडवा और पश्चिमी निमाड़ मतलब खरगोन। तो इस प्रकार से खंडवा और खरगोन जिलों में विभाजित हो गया। फिर खंडवा से बुरहानपुर जिला बना और खरगोन से बड़वानी बना। इस प्रकार से निमाड़ अंचल में 4 जिले आते हैं। फिर देखेंगे अगला है टुंडीकर। टुंडीकर दमोह का प्राचीन नाम है। तो इस प्रकार से 13वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? दसपुर होगा। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि मंदसौर पूछा है। इसी प्रकार किसी को भी पूछा जा सकता है, दतिया को भी पूछा जा सकता है, ठीक है, दमोह को भी पूछा जा सकता है, अनूप को भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 14वां है, मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष किसे कहा जाता है? अमृतलाल बेगड़, अनिल काकोदकर, राजेंद्र सिंह और दामोदर पुरोहित। देखेंगे दोस्तों, जो एक एक ऑप्शन है सभी को क्लियर करके पढ़ते हैं। वैसे इस प्रश्न का सही आंसर हो गया विज्ञान पुरुष किसे कहा जाता है? अनिल काकोदकर को। इसका सही आंसर बी होगा। देखिएगा ये छोटे से जिले बड़वानी से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म बड़वानी जिला में हुआ था, जो कि एक बैकवर्ड जिलों में इसका नाम आता है। लेकिन ये प्रतिभा कितने धनी थे और इतने विद्वान थे कि भारत के बार के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष भी बने। यही कारण है कि इनको मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखेंगे जो अमृतलाल बेगड़ हैं, अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्होंने नर्मदा के संबंध में कई पुस्तकें लिखी है। नर्मदा चित्रकारी और साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं ये। जैसे इन्होंने अमृतस्य नर्मदा लिखा है, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, हर हर नर्मदा। इस प्रकार से कई इन्होंने पुस्तक लिखा है। नर्मदा तीरे तीरे, तो इस प्रकार से कई पुस्तकें इन्होंने लिखा है। तो अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जबलपुर जिला में हुआ था। फिर देखेंगे सी ऑप्शन जो है तो राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे राजेंद्र सिंह जो है तो जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया था। ध्यान देंगे, स्टॉकहोम जल पुरस्कार पानी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो दोस्तों 2015 में राजेंद्र सिंह को स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला था, जो कि पानी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ये जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखेंगे दामोदर पुरोहित। दामोदर पुरोहित को सहकारिता पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है सभी के सभी ऑप्शन। देखेंगे तो दामोदर पुरोहित जो है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जनक माने जाते हैं, या कह सकते हैं सहकारिता के जनक कहे जाते हैं। यही कारण है कि इनको सहकारिता पुरुष के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न का आंसर देखिएगा, सही मेल नहीं है। दोस्तों यहाँ कार्यालय है और उनकी भवन है, मतलब किस कार्यालय को किस भवन में स्थापित किया गया है, उस भवन का क्या नाम है। तो देखेंगे उसका सही मेल नहीं है। 3 सही मेल होंगे, 1 सही मेल ना होगा। जो सही मेल ना होगा उसी को हमको बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय कहाँ लगता है दोस्तों? बल्लभ भवन में, तो ये सही है। फिर देखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग पर्यावास भवन, ये भी सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, जो मानव अधिकारों के लिए बात करता है या लड़ता है उसके अधिकारों के लिए, तो पर्यावास भवन है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है राज्य संचालनालय शक्ति भवन, यही ऑप्शन गलत है। अतः इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सही मेल यही नहीं है,
क्योंकि राज्य संचालनालय का सही मेल क्या होता है, सतपुड़ा भवन है। राज्य का संचालनालय जो है तो सतपुड़ा भवन में है, ठीक है। तो याद रखेंगे सही मेल सतपुड़ा भवन होगा, ये मेल सही नहीं है। शक्ति भवन जो है तो किसका होता है, राज्य विद्युत मंडल का होता है। तो इस प्रकार से ये मेल सही नहीं है। डी ऑप्शन देखेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का कौन सा भवन है, निर्वाचन भवन। तो इस प्रकार से 3 सही है, राज्य सचिवालय, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये तीनों सही हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी है ये सही नहीं है, यही सही मेल नहीं है। फिर देखेंगे दोस्तों, अगला है 16वां क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिएगा 16वां जो प्रश्न है ये आपके लिए है। लास्ट में मैं 1 प्रश्न या 2 प्रश्न जरूर आपको देता हूं करने के लिए। कमेंट बॉक्स में सही आंसर आप लोग देना। इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, प्राचीन शारदा माता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग करिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना और इसका उत्तर मेरे द्वारा कल की वीडियो में अगली क्लास में दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करें, अपने इष्ट मित्रों में शेयर भी करें, जिससे हमारा भी और आपका भी भला हो सके, ठीक है दोस्तों। गुड डे।